पिछले क्लास तक हम लोग रोल क्या था फिलोसफर्स का फ्रेंच रेवोल्यूशन में हम लोग देख चुके थे, है ना। अच्छा, याद करो हम लोगों का सबसे पहला क्लास हम लोग उसमें ये जाने थे ना कि ऐसे बहुत सारे हमारे हिस्टोरियंस थे, बहुत सारे फिलोसफर थे जिन्होंने ये अपना आइडिया दिया था अपने सीक्वेंस वाले वीडियो में, याद करो, जिन्होंने कहा था कि ये फ्रांस में ऐसा दौर चल रहा है जहाँ से कि राजा वाला जो सिस्टम है ना पूरी तरीके से ख़त्म होने वाला है। तो वो जो फिलोसफर थे, वो जो हिस्टोरियन थे, वो हमारे कौन थे? वही तो कुछ फिलोसफर थे जिसके बारे में हम लोगों ने कल पढ़ा। जॉन लॉक, मॉन्टेस्क्यू, है ना। उसके बाद फिर और कौन था? जॉन लॉक, मॉन्टेस्क्यू और रोसियो। ये जो हमारे कुछ फिलोसफर थे, इन्होंने ही अपना आइडिया दिया था कि ये एक ऐसा दौर फ्रांस में चल रहा है जहाँ से कि फ्रांस में राजा वाला जो सिस्टम है पूरी तरीके से ख़त्म होने वाला है। तो अब देखो, हम यहाँ पे एक एक सीक्वेंस को हम लोग ना दूर करते चलेंगे। जो वहाँ पे हम लोग अपने पहले वीडियो में पढ़े थे, इंट्रोडक्शन वाले वीडियो में, कुछ हम लोगों का कन्फ्यूजन था कि आखिर ऐसा हुआ क्यों होगा। तो सबसे पहली बात तो वो वाला मालूम चल गया कि आखिर कौन हिस्टोरियन थे। तो वो तीन आप हिस्टोरियन कह सकते हैं, हिस्टोरियन भी आप उसको कह लीजिए या फिर फिलोसफर कह लीजिए, दोनों आप कह सकते हैं। समझ गए बात को? तो अब मालूम पहला ये वाला बात चल गया ना कि कौन थे हमारे फिलोसफर्स, किन्होंने ऐसा कहा था। तो वो तीन फिलोसफर थे जिन्होंने ऐसा कहा था कि फ्रांस में ये एक ऐसा सिस्टम चल रहा है, एक ऐसा दौर चल रहा है जहाँ से कि पूरी तरीके से मोनार्क ख़त्म होने वाला है, ठीक है ना। दूसरी बात, कल हम लोग ये भी देखे थे कि पूरी तरीके से थर्ड स्टेट के मिडिल क्लास लोगों को, जो कि थोड़ा सा पढ़ लिख के अपना प्रॉपर्टी को आगे बढ़ा लिए थे क्योंकि वो ओवरसीज ट्रेड किया करते थे, है ना। तो उन लोगों को पीछे से सपोर्ट कौन कर रहा था, पीछे से धक्का कौन दे रहा था? फिलोसफर दे रहा था अपने अच्छे अच्छे आइडियाज़ से कि देखो तुम्हारा ये अधिकार है, तुम अपने अधिकार के लिए लड़ो, हम तुम्हारे पीछे हैं, है ना। इस प्रकार का वो कहते थे अपने लोगों को। और चूंकि उन फिलोसफर्स का आइडिया बहुत ही अच्छा होता था तो उनके आइडिया को पब्लिकली लोगों को सुनाया भी जाता था, है ना, बताया भी जाता था। जो लोग पढ़ लिख नहीं सकते थे उनको सुनाया भी जाता था कि आखिर इन लोगों का आइडिया क्या है, हमारा बेसिक राइट क्या है, इन सारी चीज़ों को बताया जाता था। तो यहाँ तक हम लोग कल पढ़ चुके थे। और कल हम लोग एक छोटा सा पॉइंट सबसे लास्ट में ये भी पढ़े थे कि जब लुईस 16 ने टैक्स बढ़ाने का बाद में उन्होंने सोचा तो फिर उनको बहुत ही प्रोटेस्ट का सामना करना पड़ा। क्यों करना पड़ा होगा? क्योंकि देखो, अब लोग क्या हो रहे थे, जागरूक हो रहे थे, उनको अपने बेसिक राइट के बारे में मालूम चल रहा था। एक तो ऐसे ही लोगों के पास गुस्सा था, अब जब उन्होंने टैक्स बढ़ाने का सोचा होगा तो उनको और ज़्यादा गुस्से का सामना करना पड़ा होगा, ठीक है। तो वही हमारा यहाँ पे है एक टॉपिक आज का, द आउटब्रेक ऑफ द रेवोल्यूशन। आखिर रेवोल्यूशन स्टार्ट हुआ कैसे, आखिर ये बदलाव हमारा पॉलिटिकली किस प्रकार से आया, है ना, इसी के बारे में आज हम लोग पढ़ने वाला है। तो लुईस 16 प्लान टू इंक्रीज टैक्सेस। लुईस 16 ने क्या सोचा कि टैक्स को बढ़ाया जाए। देखो, जब तक ये टैक्स नहीं बढ़ाएगा ना तब तक ये अपने कर्ज को वापस नहीं कर पाएगा। जिन्होंने लोन लिया होगा वॉर लड़ने के लिए, चूँकि इनका तो फितरत था कि ये बार बार अपने अपने दूसरे कंट्री से लड़ाई करता रहता था और इसके पास उतना खजाना था नहीं, तो ये क्या करता था, लोन लेता था, ठीक ना। तो यदि इसको लोन चुकता करना है इंटरेस्ट के साथ तो ये क्या करेगा, अपने कंट्री में टैक्स बढ़ाएगा। और जब टैक्स बढ़ेगा तो सरकार का खजाना अपने आप क्या बढ़ेगा, बढ़ जाएगा, अपने आप बढ़ेगा, है ना। तो इन्होंने क्या सोचा कि टैक्स को बढ़ाया जाए, टैक्स को बढ़ा के ही हम लोग उसके कर्ज को चुकता कर सकते हैं, ठीक ना। इन फ्रांस ऑफ द ओल्ड रिजीम। अच्छा हाँ, एक और चीज़, जब भी फ्रेंच रेवोल्यूशन में एक वर्ड आपके सामने आए, ओल्ड रिजीम, ओल्ड रिजीम, तो आप समझेंगे कि ये बात कर रहा है लुईस 16 के राजा बनने के पहले वाले समय का। क्या बात कर रहा है? जब भी आपके बुक में ओल्ड रिजीम का बात हो तो आप क्या समझेंगे, ये समझेंगे कि ये उस समय का बात कर रहा है जब लुईस 16 राजा नहीं बना था, जब उसके दादा परदादा रहे होंगे, दादा राजा रहे होंगे, उस समय का ये बात कर रहा है, ठीक है ना। तो ओल्ड रिजीम का मतलब ये हो गया कि उस समय का दौर जिस समय की लुईस 16 राजा नहीं बना था। समझ गए बात को? हालांकि इसका एक टाइम पीरियड भी दिया हुआ है, लेकिन उसको आप नहीं भी याद रखना चाहे तो कोई दिक्कत नहीं है। केवल इतना याद रखिए कि ओल्ड रिजीम मतलब लुईस 16 के पहले वाले समय, ठीक ना। तो इन फ्रांस ऑफ द ओल्ड रिजीम द मोनार्क डिड नॉट हैव द पावर टू इम्पोज टैक्सेस अकॉर्डिंग टू हिज विल अलोन। तो पहले वाले सिस्टम के अनुसार जब लुईस 16 के दादा, उसके पिताजी, उसके परदादा ये सब राज क्या करते होंगे ना, तो उस समय पे फ्रांस में सिस्टम था कि राजा अपने मन से कोई भी टैक्स नहीं लगा सकता है। समझना मेरे बात को ध्यान से, यहाँ पे ये बिल्कुल एक कहानी के जैसा है, ठीक ना। तो लुईस 16 जब राजा बना ना तो उसके पहले ये सिस्टम फ्रांस में था कि कोई भी जो राजा रहेगा ना वो अपने मन से कोई भी टैक्स नहीं बढ़ा सकता है, अपने मन से टैक्स
नहीं बढ़ा सकता है, तो फिर बढ़ाएगा कैसे? देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, हाँ, सो ऑन 5 मई 1789 लुइस 16 कॉल्ड टुगेदर एन असेंबली ऑफ द स्टेट्स जनरल टू पास प्रपोजल फॉर न्यू टैक्सेस। अब यहाँ पे एक वर्ड तुमको जो सबसे पहले समझना है वो समझना है स्टेट जनरल का, आखिर ये है क्या, उसके बाद हम लोग देखेंगे। देख लो यहाँ पे मीनिंग ऑफ स्टेट जनरल में लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है? द स्टेट जनरल्स वाज अ पॉलिटिकल बॉडी टू विच द 3 स्टेट्स सेंट देयर रिप्रेजेंटेटिव्स। आगे अब जरा समझो यहाँ पे ध्यान से। However, the monarchs alone could decide when to call a meeting of this body। अब पूरे बात को एक साथ समझो यहाँ पे ध्यान से। पहले तो ये सिस्टम था कि राजा अपने मन से टैक्स नहीं बढ़ा सकता है, यदि उसको टैक्स बढ़ाना है तो सारे के सारे स्टेट जनरल्स के सहमति से बढ़ाना पड़ेगा। अब सवाल है कि ये स्टेट जनरल है क्या हमारा? देखो, तीनों स्टेट के ना रिप्रेजेंटेटिव हुआ करते थे। जैसे आज हमारे इंडिया में हमारा क्या है, मिनिस्टर हमारा क्या है, रिप्रेजेंटेटिव है। जैसे हम किसी को वोट देते हैं, मतलब क्या, हम उसको अपने लीडर के रूप में मान रहे हैं, इसका मतलब तो यही होता है ना। तो उसी प्रकार से तीनों स्टेट में ना रिप्रेजेंटेटिव था, जो कि वो अपना एक हेड चुनता था। क्या करता था? अपना एक हेड चुनता था। समझ गए? तीनों स्टेट में था, क्लर्जी में भी था, नोबिलिटी में भी था और थर्ड स्टेट में भी था। तीनों में एक अपना रिप्रेजेंटेटिव था, यानी कि तीनों का लीडर था अपना। ठीक है, तो अब समझ में आ गया क्या है हमारा स्टेट जनरल। स्टेट जनरल हमारा क्या है? एक पॉलिटिकल बॉडी है जो कि एक रिप्रेजेंटेटिव का काम करता था, यानी कि लीडर का काम करता था। ठीक है, जैसे हमारे यहाँ पे आज मिनिस्टर है ना, विधायक है ना, जैसे हम लोग उसको इंग्लिश में कहते हैं एमएलए, एमपी, ये सब कहते हैं, उसी प्रकार से वहाँ पे कहा जाता था उसको स्टेट जनरल। समझ गए बात को? आगे फिर बढ़ते हैं। तो लुइस 16 ने 5 मई 1789 को चाहा कि टैक्स बढ़ाया जाए। तो टैक्स बढ़ाने के लिए इसको किसका प्रपोजल चाहिए? स्टेट जनरल का प्रपोजल चाहिए। ये नियम था कि आप अकेले टैक्स नहीं बढ़ा सकते हैं, आपको सारे जनरल का सहमति चाहिए। जैसे आज खुद देखो ना, इंडिया में मान लो यदि हमारे पार्लियामेंट्री हाउस यानी कि लोकसभा में यदि कोई बिल पास होना है तो क्या प्रधानमंत्री अपने मन से कर देते हैं क्या पास? नहीं, सारे के सारे एमपी का सहमति लेना पड़ता है। उसी प्रकार से वहाँ भी था, लेकिन हाँ यहाँ पे डेमोक्रेसी है, वहाँ पे डेमोक्रेसी नहीं था। समझ रहे हो बात को? तो वहाँ पे टैक्स बढ़ाने के लिए सारे स्टेट जनरल्स के सहमति को वो चाह रहे थे। तो क्या हुआ यहाँ पे? हाउ एवर द मोनार्च अलोन कुड डिसाइड व्हेन टू कॉल अ मीटिंग ऑफ दिस बॉडी। राजा अपने मन से टैक्स नहीं बढ़ा सकता था, लेकिन राजा अपने मन से वो जब चाहे तब मीटिंग बुला सकता था। फर्क समझना यहाँ पे। यदि राजा चाहता कि हमको कोई टैक्स बढ़ाना है या फिर कोई नियम लागू करना है फ्रांस में, तो वो अपने मन से नहीं कर सकता था, उसको स्टेट जनरल का सहमति चाहिए। लेकिन वो अपने मन से एक चीज़ कर सकता था, वो ये कि वो अपने मन से कभी भी स्टेट जनरल का मीटिंग बुला सकता था, कभी भी। समझ के बात को? रात में तो रात में, दिन में तो दिन में, दोपहर में तो दोपहर में। जब उसको समय मन कर गया कि स्टेट जनरल का मीटिंग बुलाओ, कोई नियम कानून पास करना है तो बुलाओ, उसको आना पड़ेगा उसको। समझ रहे हो बात को? आगे बढ़ते हैं फिर। द लास्ट टाइम इट वॉज डन इन 1614। अब देखो, सबसे मतलब कि पहली लास्ट टाइम मीटिंग का बुलाया गया था 1614 में, यानी कि तुम कह सकते हो कि लगभग 150 साल के बाद लुइस 16 ने क्या किया? मीटिंग बुलाया। किसका? स्टेट जनरल का। सिखा? समझ में आ रहा है? तो यहाँ तक में हम लोग मेनली अभी ये जान चुके हैं कि लुइस 16 अब क्या करने जा रहा था? अपने खजाने को भरने के लिए टैक्स बढ़ाने जा रहा था। लेकिन ओल्ड रिजीम के हिसाब से, जो कि पहले कानून बना हुआ था, लुइस 16 के पहले जो कानून बना हुआ था वो ये कानून था कि राजा अपने मन से कोई भी टैक्स नहीं कर सकता, लागू नहीं बढ़ा सकता। यदि उसको टैक्स बढ़ाना है तो सारे के सारे स्टेट जनरल को बुलाना पड़ेगा और उनके सहमति को लेना पड़ेगा, यानी कि उनके कंसेंट से हमको करना पड़ेगा। अब ये स्टेट जनरल हमारे क्या थे? स्टेट जनरल तीनों स्टेट के लीडर हुआ करते थे। समझ के बात को? जैसे आज हमारे यहाँ पे बहुत सारे एमपी हैं, एमएलए है ना, उसी प्रकार से उस समय में भी बहुत सारे स्टेट जनरल हुआ करते होंगे। ठीक है, उन सबको बुलाया गया। ठीक है, और उनसे उनके सामने ये प्रपोजल रखा हुआ कि देखो भाई, हम जो है ना टैक्स बढ़ाने जा रहे हैं, तुम लोगों का क्या सहमति है? ठीक है ना, ये वहाँ पे बातचीत हुआ होगा। अभी क्या है, उसका क्या नतीजा निकला अभी हम लोग जानेंगे। लेकिन मीटिंग कब बुलाना है ये राजा अपने मन से डिसाइड कर सकता था, लेकिन अपने मन से टैक्स लागू नहीं कर सकता था। केवल और केवल अपने मन से मीटिंग बुला सकता था जब मन करे तब। और लास्ट बार मीटिंग कब बुलाया गया था?
1614 में, यानी कि लुईस 16 जब ये अपना मीटिंग बुला रहा है ना, देखो 5 मई 1789 को ये मीटिंग बुला रहा है, तो ये लगभग 150 साल के बाद ये मीटिंग बुलाया जा रहा है, 150 साल के बाद, यानी कि लुईस 16 का 2-3 पीढ़ी खत्म हो गया होगा, लुईस फैमिली का 2-3 पीढ़ी तो खत्म हो ही गया होगा लगभग। आज के रेट में लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेट कितना है मालूम है किसी को? यानी कि अधिकतर इंसान आज के रेट में कितना जी पा रहा है? 60 ईयर्स, 60 ईयर्स लगभग, है ना। तो कह सकते हो कि आज के रेट से हम लोग अनुमान लगा सकते हैं कि 2-2.5 पीढ़ी तो इसका ऐसे खत्म हो गया होगा। तो 2-2.5 पीढ़ी के बाद ये इसका ये जो है ना मीटिंग बुलाया जा रहा है। तो मतलब कि 150 साल तक इसमें कोई भी मीटिंग नहीं हुआ था, लेकिन लुईस 16 बेचारा एक ऐसा राजा निकला जो कि मीटिंग को बुलाना पड़ा। इसलिए बुलाना पड़ा क्योंकि टैक्स जो है ना इसको बढ़ाना है। क्यों बढ़ाना है? क्योंकि बगल वाला कंट्री इसको बार बार टॉर्चर कर रहा है कि भाई तुम पैसा लियो तो पैसा वापस करो, तुम पैसे टाइम पे तो ले लिए लेकिन टाइम पे वापस भी करो। आगे बढ़ते हैं फिर। इन मीटिंग, जब उन्होंने ये मीटिंग बुलाया स्टेट जनरल का, तो क्या हुआ जरा देखो यहाँ पे। द फर्स्ट एंड सेकेंड स्टेट सेंट देयर 300 रिप्रेजेंटेटिव ईच एंड वेयर सीटेड इन रॉज फेसिंग ईच अदर इन 2 साइड्स। अब इसका देखो यहाँ पे सबसे बड़ा क्या यहाँ का रिजल्ट निकला। जब स्टेट जनरल का मीटिंग बुलाया गया ना, तो फर्स्ट स्टेट यानी कि क्लर्जी से भी 300 रिप्रेजेंटेटिव आया, यानी कि 300 लीडर आया, और नोबिलिटी से भी 300 रिप्रेजेंटेटिव आया, दोनों से 300 आया, ठीक ना। और इन तीनों सौ को ना एक के सामने एक को बैठाया गया। जैसे हमारा कभी होता है ना, कभी फिल्म में यदि मूवी में देखो तो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होता है। राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस मतलब क्या? एक टेबल होता है जो कि पूरी तरीके से गोल होता है, उसके चारों तरफ आदमी बैठते हैं, है ना। लेकिन ये मतलब क्या कि एक के सामने दूसरा बैठा हुआ था उसमें। उसी प्रकार से वहाँ पे भी मीटिंग में बुलाया गया ना, तो नोबिलिटी वाले लोगों को 300 और क्लर्जी वाले रिप्रेजेंटेटिव को 300 को एकदम सामने सामने बैठाया गया, ठीक है, सामने सामने बैठाया गया। उसके बाद द थर्ड स्टेट सेंट देयर 600 रिप्रेजेंटेटिव, जरा देखो यहाँ पे, लेकिन थर्ड स्टेट ने 600 रिप्रेजेंटेटिव भेजा एंड हैड टू स्टैंड एट द बैक। लेकिन यहाँ पे भेदभाव हो गया। भेदभाव ये हुआ ना कि उस असेंबली हॉल में जहाँ पे कि मीटिंग बुलाया गया था, उस असेंबली हॉल में फर्स्ट स्टेट और सेकेंड स्टेट के रिप्रेजेंटेटिव को आमने सामने बैठाया गया, लेकिन थर्ड स्टेट के रिप्रेजेंटेटिव को बैठाया तो गया ही नहीं, खड़ा ही रखा गया उसको, प्लस वो भी सबसे पीछे। सोचो, क्या ये भेदभाव नहीं है? बिल्कुल भेदभाव है। तो याद रखना हमेशा कि थर्ड स्टेट से 600 रिप्रेजेंटेटिव आया था असेंबली में, और फर्स्ट और सेकेंड स्टेट से 300 आया था। याद रहेगा। अच्छा, ज़रा हमको एक बात बताओ, यहाँ पे थर्ड स्टेट से 600 क्यों आया? बिल्कुल, पॉपुलेशन बहुत ही ज़्यादा है। किसी कंट्री में कितना एमएलए होंगे, कितने एमपी होंगे, है ना, ये डिपेंड करता है वहाँ के पॉपुलेशन पे। पॉपुलेशन ज़्यादा मतलब कि रिप्रेजेंटेटिव भी ज़्यादा। समझ रहे बात को? तो थर्ड स्टेट का पॉपुलेशन तो बहुत ज़्यादा था, तो इसीलिए वहाँ से 600 रिप्रेजेंटेटिव आया। लेकिन इन बेचारे को असेंबली में बैठने तक का इजाज़त नहीं था, प्लस खड़े इसको रहना पड़ा, उसके साथ साथ इनको पीछे रखा गया। समझ रहे बात को? तो भेदभाव इनके साथ यहाँ पे हो गया। आगे फिर क्या है? द थर्ड स्टेट वाज रिप्रेजेंटेड बाय इट्स मोर प्रॉस्पेरस एंड एजुकेटेड मेंबर ऑफ द थर्ड स्टेट। देखो, चूंकि ये असेंबली में गए हैं थर्ड स्टेट के लोग, तो थर्ड स्टेट के लोग असेंबली में भी किसको भेजेंगे? किसान को भेज देंगे क्या? अनपढ़ को भेजेंगे क्या? नहीं, उसको भेजेंगे कि जो कि थोड़ा सा पढ़ा लिखा इंसान हो, है ना, जिसको कि देश दुनियादारी के बारे में थोड़ा सा समझ हो, नियम कानून टैक्स वैक्स के बारे में थोड़ा सा समझ हो। तो थर्ड स्टेट के जो रिप्रेजेंटेटिव आए थे असेंबली में भाग लेने के लिए, पार्टिसिपेट करने के लिए, वो थोड़ा सा पढ़े लिखे इंसान थे। क्या है? पढ़े लिखे इंसान थे, थोड़ा सा धन संपत्ति उनके पास ज़्यादा था, तो वो लोग इसमें आए हुए थे, ठीक है। आगे फिर पीजेंट्स, आर्टिसंस एंड वुमेन्स वेयर नॉट अलाउड टू द असेंबली मीटिंग। सोच रहे हो? समझ में आ रहा है? तो उस असेंबली में पीजेंट्स यानी कि छोटे मोटे किसान हो गए हमारे, आर्टिसंस हो गए, फिर से वोमेन हो गए, इन सभी को जरा सा भी परमिशन नहीं था कि आप असेंबली हॉल में आ सकते हैं, नहीं, इनको परमिशन नहीं था। तो अब यहाँ से सवाल ये भी पूछा जा सकता है कि थर्ड स्टेट में से जो रिप्रेजेंटेटिव आए थे, क्या वो केवल मेन थे या दोनों मेन और वुमेन दोनों थे? केवल मेन थे, है ना, क्योंकि औरतों को तो परमिशन था ही नहीं वहाँ पे आने का। आगे बढ़ते हैं फिर। उसके बाद लिखा हुआ है
द ग्रीवेंसेस, ग्रीवेंसेस का मतलब क्या, कठिनाई, दुख, समस्या, परेशानी, है ना, वो हो गया हमारा दुख तकलीफ, ये हो गया। द ग्रीवेंसेस एंड डिमांड्स ऑफ द थर्ड स्टेट were listed in about 40,000 letters which the representatives of the third state brought with them in the assembly। अब देखो जरा यहाँ पे ध्यान से, चूंकि ये मीटिंग बुलाया गया लगभग कितने साल के बाद, 150 साल के बाद, है ना, मीटिंग 150 साल के बाद बुलाया गया। तो थर्ड स्टेट के लोगों के बीच में ना बहुत सारा समस्या था, बहुत सारा समस्या था। तो उन्होंने क्या कहा, अपने रिप्रेजेंटेटिव को कहा कि देखो भाई, तुम तो राजा के पास जा रहे हो, तो हमारे कुछ समस्या है जो कि राजा के पास जाना, तो उनको बता देना, है ना। तो उन्होंने क्या किया, 40,000 पत्र लिखा। किसने, थर्ड स्टेट के लोगों ने। थर्ड स्टेट के लोगों ने 40,000 लेटर लिखा और सभी लोगों ने अपने प्रॉब्लम को, उन्होंने अपने मतलब कि अपने अपने प्रॉब्लम को उस लेटर में लिखा और उस लेटर को दे दिया अपने 600 रिप्रेजेंटेटिव को। कहा कि देखो तुम राजा के पास जा रहे हो, तो राजा के सामने मेरे इस बात को रखना। समझ रहे हो बात को, जैसे हमको कोई प्रॉब्लम होगा तो हम किसको बताएंगे, अपने घर में पेरेंट्स को बताएंगे। उसी प्रकार से जब थर्ड स्टेट के लोगों को प्रॉब्लम हो रहा है तो वो प्रॉब्लम किसको बताएंगे, राजा को बताएंगे, है ना, क्योंकि वही उसका कर्ता धर्ता है जो भी है। तो उन्होंने कहा कि देखो भाई, तुम तो राजा के पास जा ही रहे हो, तो हमारे यहाँ पे कुछ समस्या है, उस समस्या को हम एक पत्र में लिख के दे देते हैं, तुम जाके राजा के सामने रख देना। तो उन्होंने 40,000 पत्र दिया और उसके जो 600 रिप्रेजेंटेटिव था थर्ड स्टेट के, वो 40,000 पत्र को लेके गए। अब जरा सोचने वाली बात है, क्या राजा कभी भी वो 40,000 पत्र को पलट के भी देखेगा क्या, नहीं देखेगा। लेकिन फिर भी उनको लगा कि यदि जा रहे हैं आप राजा के पास तो लीजिए, जाके दे दीजिएगा उनको, ताकि उनको भी मेरे दुख तकलीफ के बारे में समझ आ जाए। देखो हाँ, वो अलग बात है कि राजा सारे पत्र को नहीं पढ़ सकता है, लेकिन एक दो पत्र को पढ़ सकता है ना, खैर वो तो अलग बात है। आगे बढ़ते हैं फिर। अकॉर्डिंग टू द रूल इन द पास्ट, वोटिंग इन द स्टेट जनरल हैड बीन कंडक्टेड अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल दैट ईच स्टेट हैड वन वोट। अब यहाँ पे एक सिस्टम और था, ओल्ड रिजिम का जो एक सिस्टम था, एक यहाँ पे एक और सिस्टम था। ओल्ड रिजिम मतलब क्या होगा युवराज, लुईस 16 के पहले वाले समय को हम लोग कहेंगे ओल्ड रिजिम कहेंगे, ठीक ना। तो उस समय पे जो हमारा कोई भी नियम कानून निकलता था ना, तो वो बाय वोटिंग निकलता था, बाय वोटिंग। अब देखो हमारे कंट्री में भी यही सिस्टम है। जैसे आप पार्लियामेंट्री हाउस में बैठे हैं, लोकसभा में यदि आप बैठेंगे कभी, मान लो भविष्य में, या फिर यदि कभी आप न्यूज़ चैनल में यदि आप देखें, तो वहाँ पे कोई भी नियम कानून जब पारित होता है ना, यानी कि लागू होता है, तो वोटिंग होता है। यदि ज़्यादा लोगों का हाँ में वोट है तो वो नियम लागू हो जाता है, यदि ना में वोट है तो वो वहीं पे दब के रह जाता है। समझ रहे बात को। तो उसी प्रकार यहाँ भी था, लुईस 16 के समय में भी वही था, उसके पहले भी वही था, और लुईस 16 ने भी चाहा कि अभी भी फिलहाल इसी सिस्टम को लागू किया जाए। कौन सा सिस्टम था, अब ये सिस्टम था कि एक स्टेट का एक ही वोट काउंट होगा। अब जरा ये सोचने वाली बात है, फर्स्ट स्टेट में रिप्रेजेंटेटिव है 300, सेकेंड स्टेट में भी रिप्रेजेंटेटिव है 300, लेकिन थर्ड स्टेट में रिप्रेजेंटेटिव कितना है 600। लेकिन लुईस 16 और उसके पहले भी ये सिस्टम था कि रिप्रेजेंटेटिव के अनुसार से वोटिंग नहीं होगा, यहाँ पे स्टेट के अनुसार से वोटिंग होगा। मतलब कि फर्स्ट स्टेट मतलब कि एक वोट केवल, सेकेंड स्टेट मतलब कि एक वोट केवल, थर्ड स्टेट यानी कि एक वोट केवल। अब उस स्टेट में कितना पॉपुलेशन है उससे राजा को कोई मतलब नहीं है, एक स्टेट मतलब कि एक वोट। अब जरा देखो यहाँ पे सोचने वाली बात है, राजा और क्लर्जी दोनों तो आपस में मिले हुए हैं, दोनों को बाय बर्थ प्रिविलेजेस हैं, तो हमेशा वोटिंग में कौन जीतेगा, राजा और चर्च वाले ही लोग जीतेंगे, क्योंकि उन दोनों को क्या चाहिए, अधिकार चाहिए। तो इससे होता क्या था ना, इससे ये होता था कि कभी भी थर्ड स्टेट के लोगों को उतना ज़्यादा वैल्यू नहीं दिया जाता था, क्योंकि ये बेचारे का वोट एक ही है, क्योंकि स्टेट केवल थर्ड स्टेट है तो वोट एक, और फर्स्ट और सेकेंड स्टेट का वोट मिला के कितना हो जाता था, 2 वोट हो जाता था। तो हमेशा जीतेगा कौन, थर्ड स्टेट, सॉरी राजा और क्लर्जी लोग जीतेंगे। तो यहाँ पे सिस्टम गड़बड़ लगा, किनको गड़बड़ लगा, थर्ड स्टेट के लोगों को गड़बड़ लगा उनको। अच्छा हाँ, पहले आगे देखते हैं फिर क्या है। तो याद रखना कि ओल्ड रिजीम में वोटिंग का सिस्टम क्या था, ईच स्टेट हैज वन वोट। समझ के बात को, आगे बढ़ते हैं फिर। लुईस 16 वाज डिटरमाइंड टू कंटिन्यू द सेम प्रैक्टिस। लुईस 16 ने भी कहा कि नहीं, हम भी इसी प्रैक्टिस को फॉलो करेंगे जो हमारे
दादा परदादा छरदादा करते आए हैं ना, उसी को भी हम लोग यहाँ पे फॉलो करेंगे, यानी कि 1 स्टेट 1 वोट। लेकिन अब तो लोगों का गुस्सा क्या था, चरम सीमा पे था, है ना। लेकिन थर्ड स्टेट के लोग जो वहाँ पे आए थे 600 रिप्रेजेंटेटिव, उन्होंने कहा कि नहीं, ऐसा हम होने तो नहीं देंगे। अब जो समय से आ रहा है, जो होता आ रहा है, अब वो नहीं होगा, अब कुछ नया होगा। अब क्या नया होगा देखो यहाँ पे, but now members of the third state demanded that voting should be conducted by the assembly as a whole, where each member would have one vote, यानी कि 1 man 1 vote वाला सिस्टम चाह रहे थे कौन, थर्ड स्टेट के लोग। समझ रहे हो बात को। अब तो लुईस 16 ने कहा कि नहीं, जो हमारे बाप दादा ये सब करते आ रहे हैं ना, 1 स्टेट 1 वोट वाला, वही सिस्टम चलेगा। थर्ड स्टेट के लोगों ने कहा कि नहीं, अब ऐसा नहीं चलेगा, अब चलेगा 1 मैन 1 वोट। अब ज़रा सोचने वाली बात है यहाँ पे, जब 600 वोट फर्स्ट स्टेट और सेकंड स्टेट को मिला के हो जाएगा, क्योंकि 300 रिप्रेजेंटेटिव है, जब उसका 600 हो जाएगा, इसका भी 600 हो जाएगा, तो बराबर हो जाएगा ना। तो देखो कितना एकदम सोच समझ के बोल रहा है थर्ड स्टेट के लोग, कितना एकदम बुद्धि लगा के बोल रहा है ना वो लोग, कि आपका भी 600 तो मेरा भी 600 होना चाहिए। तो ये बराबरी का बात कर रहा था कौन, थर्ड स्टेट के लोग। लेकिन इसका बात हर किसी को समझ नहीं आ रहा था, है ना। लेकिन खैर आगे क्या हुआ, द किंग रिजेक्टेड दिस प्रपोजल, देन मेंबर ऑफ द थर्ड स्टेट वॉक आउट ऑफ द असेंबली एंड स्टार्ट प्रोटेस्टिंग। राजा ने कहा कि नहीं, हम तुम्हारे बात को नहीं मानेंगे, 1 मैन 1 वोट वाला सिस्टम नहीं चलेगा, लेकिन यहाँ पे सिस्टम चलेगा वही वाला, यानी कि 1 स्टेट 1 वोट वाला सिस्टम चलेगा। राजा ने कहा कि नहीं, 1 मैन 1 वोट वाला सिस्टम नहीं चलेगा। अब देखो यहाँ पे सोचने वाली बात है, सोचो यहाँ पे जरा थोड़ा सा यहाँ पे गौर करो, थर्ड स्टेट का क्या कहना था, 1 मैन 1 वोट, लेकिन राजा का क्या कहना था, 1 स्टेट 1 वोट, यानी कि फर्स्ट स्टेट का 1 वोट होगा, सेकेंड स्टेट का भी 1 वोट होगा, और थर्ड स्टेट का भी 1 वोट होगा। लेकिन थर्ड स्टेट का ये नहीं कहना था, इसका ये कहना था कि 1 मैन 1 वोट होना चाहिए, यानी कि 600 रिप्रेजेंटेटिव तो 600 वोट, इस प्रकार से होना चाहिए। समझ गए बात को, ये होना चाहिए। लेकिन राजा ने कहा कि नहीं, ऐसा नहीं चलेगा। अब जब राजा ने इसके प्रपोजल को ठुकराया, तो थर्ड स्टेट के लोग क्या किए, असेंबली से बाहर निकले और प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिए। देखो प्रोटेस्ट का मतलब, अधिकतर बच्चा ये समझता है ना कि लड़ाई पीट दंगा उंगा, नहीं। प्रोटेस्ट का मतलब ये नहीं होता। प्रोटेस्ट का मतलब होता है कि उसके खिलाफ नारा लगाना, लुईस 16 मुर्दाबाद, लुईस 16 मुर्दाबाद, इस प्रकार का। पहला ये कारण हो सकता है। दूसरा कारण, रोड जाम कर दीजिए, ये हो सकता है ना। चक्का जाम कर दीजिए, मतलब कि टायर वायर जलाता है ना प्रोटेस्ट में, ये हमारा हो सकता है। लेकिन प्रोटेस्ट का मतलब कभी भी लड़ाई पीट नहीं होता है। हाँ, वो अलग बात है कि प्रोटेस्ट में कभी कभी लड़ाई पीट भी हो जाता है, लेकिन प्रोटेस्ट का मतलब कभी भी लड़ाई पीट नहीं होता है। प्रोटेस्ट का मतलब होता है कि उसके खिलाफ आवाज़ उठाना। समझ गए बात को, आगे बढ़ते हैं फिर। तो वो लोग क्या किया, थर्ड स्टेट के लोग, जब उनके विचारों को राजा ने नहीं माना, तो वो लोग बाहर निकले वहाँ से और प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिए। आगे क्या हुआ, On 20 June, the member of the third state gathered in the hall of an indoor tennis court in the ground of Versailles. तो अब याद करो ये वर्साइल्स क्या था हमारा, याद करो तो, कोई किसी को याद आ रहा है? बिल्कुल, वर्साइल्स फ्रांस में एक ऐसा जगह था जहाँ पे कि राजा अपना बहुत ही शानदार शानदार बिल्डिंग बना के रखा था, है ना। तो वहीं पे हमारा ये मीटिंग भी हो रहा था। तो वो लोग वहाँ से बाहर निकले और वर्साइल्स के टेनिस कोर्ट में पहुँचे। टेनिस कोर्ट मतलब क्या, थोड़ा सा खुला वाला जगह होगा, है ना। वहाँ पे हो सकता है कि टेनिस वेनिस खेला जाता होगा कभी, इस प्रकार का हो सकता है। तो मतलब कि बहुत ही खुला सा जगह था, वहाँ पे वो लोग बाहर निकले और वहाँ पे वो लोग जाके इकट्ठा हो गए। थर्ड स्टेट के लोग क्या किए, असेंबली से बाहर निकले और टेनिस कोर्ट में जाके इकट्ठा हो गए। उसके बाद क्या हुआ, दे डिक्लेयर्ड देमसेल्व्स एज national assembly and swore not to disperse till they had drafted a constitution for France that would limit the powers of the monarch। कितना बड़ा बात यहाँ पे लिखा हुआ है। स्टेटमेंट बड़ा सिंपल लग गया होगा आपको देखने में, लेकिन इसका मायने बहुत बड़ा है। मायने इस रूप में बड़ा है ना कि ये लोग वहाँ से बाहर निकले और अपने आप को नेशनल असेंबली घोषित कर दिए। नेशनल असेंबली घोषित करने का मतलब ये हो गया ना कि पूरा का पूरा फ्रांस, यानी कि कंट्री लेवल पे
हम ही लोग ऐसे मेंबर बनने वाले हैं जो कि आगे आने वाले समय में कॉन्स्टिट्यूशन बनाने वाले हैं। समझ रहे हो? तो यहाँ पे नेशनल असेंबली का मतलब क्या हो गया? ऐसे ग्रुप ऑफ पीपल जो कि बाद में चल के कॉन्स्टिट्यूशन बनाने वाले हैं। हालांकि नेशनल असेंबली जब भी बनता है ना तो वो लोगों के सहमति से बनता है। क्या ये लोग लोगों के सहमति से बन रहे थे क्या? नहीं, इन लोगों ने अपने आप को घोषित कर दिया नेशनल असेंबली। जैसे यदि हम कहना चाहें, जैसे हमारा पार्लियामेंट्री हाउस है, लोकसभा और राज्यसभा, ये हमारा क्या है? नेशनल असेंबली कह सकते हैं हम उसको। मतलब कि ये एक नेशन लेवल पे काम करता है। ये यहाँ पे जो भी नियम कानून बनता है ना वो हमारा क्या है? पूरे कंट्री पे लागू होता है। तो उसके अंदर जो बहुत सारे मेंबर बैठे होते हैं, हमारे एमपी, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, उन सभी को आप मिला दे तो हम कह सकते हैं उसको नेशनल असेंबली कह सकते हैं। बिल्कुल, मतलब समझने के लिए यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं। समझ रहे हो बात को? तो नेशनल असेंबली जो हमारा बनता है वो किसके सहमति से बनता है? लोगों के सहमति से। यानी कि वोट हम लोग देते हैं, वो जीतता है तो हमारा वो जाके नेशनल असेंबली बनता है। लेकिन इन लोगों ने ऐसा नहीं किया। ये लोग वहाँ से बाहर निकले, असेंबली से, बिल्डिंग से बाहर निकले और अपने आप को नेशनल असेंबली घोषित कर दिया। मतलब ये कि ऐसे ग्रुप ऑफ पीपल, ये लोग अपने आप को कहने लगे कि आने वाले समय में फ्रांस में पूरा का पूरा जो नियम कानून होगा ना वो हम बनाएंगे। नेशनल असेंबली का काम ही क्या होता है? पूरे कंट्री के लिए नियम कानून बनाना। इन्होंने कहा कि हम नेशनल असेंबली हैं खुद, और हम खुद अब फ्रांस के लिए एक नया नियम कानून बनाएंगे। इन्होंने वहीं पे कसम खाया, उसी ग्राउंड में इन सभी लोगों ने 600 रिप्रेजेंटेटिव ने मिलकर कसम खाया। और ये 600 रिप्रेजेंटेटिव हमारे कहाँ के थे? थर्ड स्टेट के थे। इन्होंने कसम खाया कि जब तक हम फ्रांस का एक नया संविधान नहीं बना दे, नया कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बना दे, तब तक हम दम नहीं लेंगे। कॉन्स्टिट्यूशन अब होता क्या है? कोई बता सकता है हमको? कॉन्स्टिट्यूशन आखिर क्या है? हमको कोई बताओ हमको। कॉन्स्टिट्यूशन, हाँ बोलो। हिंदी में संविधान कहते हैं उसको। कॉन्स्टिट्यूशन को हम लोग हिंदी में संविधान कहते हैं। अब इसका मतलब क्या? देखो, कॉन्स्टिट्यूशन बोलो या फिर संविधान बोलो, बात सेम है, बस हिंदी और इंग्लिश का फ़र्क है। ये एक ऐसा बुक है जो कि हमारे बेसिक राइट के बारे में बताता है। जैसे हमको इंडिया में क्या है? राइट टू फ्रीडम है, राइट टू इक्वालिटी है, राइट टू इंफॉर्मेशन है ना, राइट टू एक्सप्लॉयटेशन है। उसके बाद हमारे पास एजुकेशनल राइट है। हम जिस भी धर्म को अपनाना चाहें उस धर्म को अपना सकते हैं। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जिस धर्म में जाना चाहें हम जा सकते हैं। ये हमारा क्या है? ये हमारा कुछ बेसिक राइट है। हम जिस भी स्कूल में जाकर एडमिशन लेना चाहें वहाँ पर एडमिशन ले सकते हैं। ये हमारा क्या है? बेसिक राइट है। तो ये जो हमारा राइट है ये किस में लिखा हुआ है? हवा में तो नहीं है ना, एक बुक में लिखा हुआ है। उसी बुक को हम लोग कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशन। समझ के बात को? कोई डाउट अब इसमें? तो प्रधानमंत्री का क्या पावर है, और उसके बाद फिर प्रेसिडेंट का क्या पावर है, चीफ मिनिस्टर का क्या पावर है, एक एमएलए का क्या पावर है, एक एमपी का क्या पावर है, एक मुखिया का क्या पावर है, ये सारा का सारा कुछ यदि कहीं पे लिखा हुआ है तो वो लिखा हुआ है कॉन्स्टिट्यूशन, जो कि हम लोग कहते हैं हिंदी में संविधान। तो वही वो लोग बनाने वाले थे, थर्ड स्टेट के लोग, वही वहाँ पे वो लोग बनाने वाले थे। अब देखो, कोई भी कंट्री यदि रन कर पाता है ना तो वो केवल और केवल उस कंट्री के संविधान के बदौलत रन कर पाता है। हमारे कंट्री का संविधान इतना पावरफुल है, इतना सटीक और इतना शानदार है, जिसके कारण आज हमारे कंट्री में बहुत ही धर्म के लोग रहते हैं। हालांकि मेन तो 4 धर्म है, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, लेकिन इसके भी छोटे छोटे अलग अलग ग्रुप हैं बने हुए। समझ रहे हो बात को? तो यहाँ पे हर कोई क्या है? बराबर है। क्यों बराबर है? क्योंकि हमारे संविधान में लिखा हुआ है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है, ये मेंशन किया हुआ है। तो यही ये लोग क्या करने जा रहे थे? एक ऐसा संविधान बनाने के लिए जा रहे थे जो कि फ्रांस में पूरी तरीके से लागू होने वाला है, प्लस राजा के पावर को कंट्रोल करने वाला। यहाँ पे लिखा हुआ है देखो, दैट वुड लिमिट द पावर्स ऑफ द मोनार्क। यानी कि एक ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे जो कि मोनार्क के पावर को, यानी कि राजा के पावर को लिमिट कर देगा, यानी कि उसको दबा देगा, कम कर देगा। समझ रहे हो बात को? कहीं पे भी कोई डाउट है इसमें? तो ये सवाल पूछा जा सकता है आपसे, और जब भी पूछे ना तो हम कहानी की तरह बताना है एकदम। हालांकि अभी हम लोग एक बार कर लेंगे इसको, खैर देख लो अभी। तो दे वेयर लीड बाय मिराबू एंड एबेसाइज। देखो, ये जो थर्ड स्टेट के लोग थे ना, इन सभी को लीड कर रहे थे 2 लोग मिल के। पहला था हमारा मिराबू और दूसरा था हमारा एबेसाइज। इन दोनों के बारे में पढ़ेंगे,
लेकिन फ़िलहाल अभी तक यहाँ पे हम लोग एक शॉर्ट समरी ले लेते हैं। यदि कोई आपसे पूछे कि बेटा बताओ आउटब्रेक ऑफ रेवोल्यूशन में क्या आपने पढ़ा, देखो जो बुक में है ना वो तो बिल्कुल भी उस हिसाब से नहीं चलना है। जो आपको समझ में आया है ना, जितना समझ में आया है उतना ही आपको बताना है, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम लोग क्या देखें, लुईस 16, एकदम आराम से सुनना, एकदम कहानी की तरह। लुईस 16 टैक्स बढ़ाने वाला था, लेकिन पिछले नियम कानून के हिसाब से वो अकेला टैक्स नहीं बढ़ा सकता था। जब भी वो टैक्स बढ़ाएगा तो उसको बहुत सारे यानी कि तीनों स्टेट के रिप्रेजेंटेटिव का सहमति चाहिए, है ना, जिसमें से कि फर्स्ट और सेकेंड स्टेट में 300 रिप्रेजेंटेटिव थे यानी कि लीडर थे। उसके बाद थर्ड स्टेट में हमारे पास 600 रिप्रेजेंटेटिव थे, था ना। तो इन सभी का मीटिंग उन्होंने क्या क्या बुलाया, लेकिन हाँ वो अकेले टैक्स नहीं बढ़ा सकता है, लेकिन वो मीटिंग कब बुलाना है वो अकेले डिसाइड कर सकता है। कौन? राजा लुईस 16। समझ गए बात को। उसके बाद थर्ड स्टेट के लोगों ने कहा अपने लीडर को, देखो भाई तुम तो मीटिंग में जा रहे हो जो कि 150 साल के बाद बुलाया गया है, तो हमारा कुछ समस्या है, राजा के सामने जाके पेश कर देना। उन्होंने 40,000 पत्र लिख के दिया, और वो 40,000 पत्र वो लेके भी आए असेंबली में। लेकिन बेचारे असेंबली में तो आए, लेकिन उसको बैठने तक का परमिशन नहीं मिला। खड़े थे प्लस वो भी सबसे पीछे में थे। लेकिन फर्स्ट और सेकंड स्टेट के लोग एकदम आमने सामने बैठे थे, एकदम आराम से इसी का हवा खा रहे होंगे। समझ रहे बात को। उसके बाद फिर लुईस 16 ने ये कहा कि जैसे वोटिंग का सिस्टम पहले चलता था ना, उसी वोटिंग के हिसाब से सिस्टम यहाँ भी चलेगा और कोई भी नियम कानून लागू होगा। तो लुईस 16 क्या करने जा रहे थे? लुईस 16 टैक्स बढ़ाने जा रहे थे ना। तो कैसे टैक्स बढ़ेगा? बाय वोटिंग बढ़ेगा, है ना। लेकिन थर्ड स्टेट के लोगों ने कहा कि नहीं, ऐसा अब नहीं चलेगा। अब वोटिंग का जो प्रोसीजर होगा वो होगा 1 मैन 1 वोट। लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, ऐसा हम नहीं होने देंगे। राजा ने कहा ऐसा नहीं होने देंगे। तो ये लोग वहाँ से बाहर निकले, वर्साइल्स के टेनिस कोर्ट हॉल में गए, और वहाँ पे इन लोगों ने अपने आप को नेशनल असेंबली घोषित कर दिया। मतलब ये कि ऐसे ग्रुप ऑफ पीपल जो कि पूरी तरीके से अब क्या है, लीडर आप कह सकते हैं, पूरे कंट्री को लीड करने वाले हैं, और यही लोग अपने पूरे कंट्री को रूल करने वाले हैं। यही लोग अपना कंट्री के लिए नियम कानून जो भी होगा बनाएंगे। और यहाँ पे इन्होंने शपथ भी लिया कि जब तक हम फ्रांस का एक अलग कॉन्स्टिट्यूशन ना बना दें तब तक हम दम नहीं लेंगे, और एक ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे जो कि राजा के पावर को कम कर देगा। समझ गए बात को। यही तो है हमारा इसमें, क्या और कुछ इसमें है क्या? नहीं। आगे बढ़ते हैं फिर। लेकिन हाँ, इन सभी को लीड कौन कर रहा था? इन सभी को लीड कर रहा था मिराबियो और एबे साइज। इसमें कोई डाउट? चलो अब हम लोग ये जानेंगे कि आखिर मिराबियो कौन थे और एबे साइज कौन थे, इसका रोल क्या था, इसके बारे में हम लोग जान लेंगे।